आज का मुन्ना भाई एमबीबीएस मुन्ना भाई बॉलीवुड की दुनिया के सफलतम सितारों में से एक है। लेकिन एक वक्त था जब ये नौजवान नशे की गिरफ्त में पूरी तरह से फंसा हुआ था। कहते हैं कि एक समय पर इसके पास 308 गर्लफ्रेंड्स हुआ करती थी। मतलब अगर ये साल में 57 दिन छुट्टी मार ले तो भी हर एक दिन संजू एक नई गर्लफ्रेंड के साथ रात बिता सकता था। नशे में डूबा हुआ संजू माँ बाप, घर परिवार, दीन दुनिया से बेखबर था। लेकिन फिर उनके जीवन में इनको ऐसा कौन सा झटका लगा कि ये संजू बाबा से संजय दत्त बने और इसके बाद संजय दत्त से आज मुन्ना भाई बनकर लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। संजय दत्त की बायोपिक भी बनी है, लेकिन उस बायोपिक में संजय दत्त की बॉलीवुड हीरोइन के साथ बंद कमरे में की गई मस्त मस्ती वाली बातें छुपा ली गई हैं। लेकिन आज हम आपके सामने वही बातें लेकर हाजिर हुए हैं। अपने जमाने के बेहतरीन एक्टर सुनील दत्त को कौन नहीं जानता। वो जिस कैरेक्टर को फिल्मी पर्दे पर प्ले करते थे, दर्शक उनके अभिनय को देखते ही रह जाते थे। लेकिन एक समय था जब वो रेडियो पर फिल्मी सितारों का इंटरव्यू लेते थे और बस ऐसे ही इंटरव्यू लेने के लिए वो एक बार उस समय की सबसे बेहतरीन और फेमस बॉलीवुड हीरोइन नरगिस का इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचे। उस समय कोई नहीं जानता था कि आने वाले समय में ये दोनों एक साथ काम करते हुए बॉलीवुड में नाम कमाएंगे। इसके साथ ही ये दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर जीवन भी साथ बिताएंगे। सुनील दत्त नरगिस दत्त की सफलतम फिल्मों में से एक फिल्म है मदर इंडिया, जिसमें सुनील दत्त ने नरगिस के बेटे बिरजू का रोल प्ले किया। यहीं से सुनील दत्त और नरगिस दत्त के प्यार की असल कहानी शुरू हुई। आगे चलकर दोनों ने शादी कर ली। आगे चलकर इन्हीं दो सितारों के मुंबई स्थित घर में 29 जुलाई 1959 को एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने प्यार से संजय रखा। इसके अलावा संजय की दो बहनें हैं, प्रिया और नम्रता। संजय की स्कूल कसौली के पास लॉरेंस स्कूल सनावर में हुई। सुनील दत्त की रियल लाइफ में एक अच्छे, सच्चे और ईमानदार इंसान के तौर पर पहचान बनी हुई है। वो एक सफलतम राजनेता भी थे, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़कर जनता की सेवा भी की। आपको बता दें कि संजय दत्त ने बचपन से ही अपने घर में फिल्मी माहौल देखा, लेकिन इसके साथ ही जैसे जैसे संजू बाबा का बचपन पीछे छूटता गया और किशोरावस्था से वो जवानी की दहलीज में कदम रखने लगे, तो इस समय के साथ वो नशे के आदी हो चुके थे। संजय दत्त की लाइफ के बारे में शॉर्ट में बात करें तो उनके जीवन में अपनी शादियां हुई। पहली बीवी रीचा शर्मा, दूसरी रिया पिल्लई और तीसरी बीवी का नाम मान्यता दत्त है। संजू के बच्चे हैं त्रिशाला, शहरान और इकारा। संजय दत्त की लाइफ में एक समय ऐसा भी था जब वो पूरी तरह से नशे की गिरफ्त में फंसे हुए थे। शराब के अलावा ड्रग्स और दूसरे नशे की लत का वो शिकार थे। उनकी यही आदत उनके माता पिता की चिंता का कारण थी। साल 1981 में जब संजय दत्त की पहली फिल्म रिलीज होने वाली थी, उसके 3 महीने पहले ही संजय की मां नरगिस दत्त ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। साल 1982 में संजय दत्त को नशीला पदार्थ रखने के आरोप में अदालत से 5 महीने की सजा भी हुई। जेल से छूटने के बाद संजय ने 2 साल अमेरिका में बिताए। यहाँ टेक्सास रिहैबिलिट क्लिनिक में उन्होंने पूरे 2 साल का समय बिताया। इसके बाद वो भारत आए और यहाँ उन्होंने एक बार फिर अपने फिल्मी करियर पर फोकस किया। 1987 में संजय दत्त की जिंदगी में रीचा शर्मा प्यार की बहार लेकर आई। ये उनकी जिंदगी का पहला प्यार था और दोनों ने इसी साल शादी भी कर ली। सन 1990 में रीचा ने एक बेटी को जन्म दिया और बेटी का नाम रखा गया त्रिशाला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली संजय की जिंदगी की बदकिस्मती उनके साथ चल रही थी। रीचा शर्मा को ब्रेन ट्यूमर की बीमारी थी, जिसकी वजह से 1996 में रीचा शर्मा की मौत हो गई और ये वही दौर था जब संजय दत्त जेल की सलाखों के पीछे चले गए थे। उसके बाद उनकी बेटी त्रिशाला अपने नाना नानी के घर चली गई और तब से वो वहीं रहकर अपनी पढ़ाई लिखाई कर रही है। साल 1997 में संजय दत्त की लाइफ में रिया पिल्लई नाम की लड़की की एंट्री हुई। फिर दोनों में प्यार हुआ। उसके बाद उन्होंने शादी कर ली, लेकिन ये संजय दत्त की जिंदगी में ये शादी भी बहुत ज्यादा नहीं चली और 2005 में रिया पिल्लई के साथ संजय दत्त का तलाक हो गया। उसके बाद संजय की जिंदगी में दिलनवाज शेख नाम की हसीना ने एंट्री मार ली। संजय दत्त ने दिलनवाज शेख के साथ 2 साल तक डेटिंग की और उसके बाद 2008 में गोवा में उन्होंने दिलनवाज शेख से शादी कर ली। शादी के बाद दिलनवाज का नाम रखा गया मान्यता और इस तरह संजय दत्त और मान्यता पति पत्नी के तौर पर जाने जाने लगे। आगे चलकर 21 अक्टूबर साल 2010 में इन लोगों के 2 जुड़वा बच्चे हुए। बेटे का नाम इरहान रखा गया और बेटी का नाम इकरा। लेकिन इसके अलावा भी संजय दत्त की लव लाइफ के किस्से आमने सामने आते रहते हैं।
उनके बारे में हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नए व्यूअर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। इसमें कोई शक नहीं कि संजय दत्त एक टैलेंटेड और बेहतरीन कलाकार है। इतना ही नहीं, वो बहुत अच्छे इंसान भी हैं। लेकिन इसके बावजूद उनकी जिंदगी में कुछ ऐसी समस्याएं आती चली गई जिनकी वजह से वो और उनके परिवार के लोग परेशान होते रहे। यूं तो संजय दत्त की जिंदगी में पहली फिल्म उनके पिताजी के प्रोडक्शन के तहत बनने वाली रेशमा और शेरा थी, जिसमें उन्होंने एक बाल कलाकार के तौर पर काम किया। साल 1972 में आई इस फिल्म में उन्होंने एक कव्वाली गाने के कलाकार के तौर पर काम किया था। इसके बाद एक सोलो एक्टर के तौर पर उनकी पहली फिल्म आई रॉकी, जो 1981 में रिलीज हुई। इस फिल्म में संजय दत्त को काफी पसंद किया गया। इसके बाद 1982 में आई फिल्म विधाता ने तो कमाल ही कर दिया। ये उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। फिर 1985 में उनकी एक फिल्म आई जान की बाजी। इसके अलावा संजय दत्त ने और भी कई सारी फिल्मों में काम किया, जिनमें साल 1983 में मैं आवारा हूँ, 1986 में जीवा, 1986 में ही मेरा हक में इन्होंने काम किया। इसके अलावा साल 1987 में ईमानदार, इनाम 10,000 में उन्होंने काम किया। इसी साल जीते हैं शान से में काम किया और अगले साल 1988 में आई मर्द वाली बात में उन्होंने काम किया। इसके अलावा इलाका, हम भी इंसान है, कानून अपना अपना और ताकतवर जैसी फिल्मों में उन्होंने इस साल काम किया। साल 1986 में एक फिल्म यादगार फिल्म आई जिसका नाम था नाम। इस फिल्म में उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया। विकी कपूर के रूप में उन्होंने लोगों की वाहवाही बटोरी। इस फिल्म का एक गाना आज भी लोगों की जुबान पर है, जिसे पंकज उदास ने गाया। गाने के बोल थे, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। इसके अलावा महेश भट्ट की साल 1988 में आई फिल्म कब्जा और जेपी दत्ता की फिल्म जो 1989 में आई थी, जिसके लिए भी उनको काफी सराहना मिली। साल 1999 में उनकी फिल्म वास्तव ने दर्शकों के बीच उनकी पॉपुलैरिटी को कई गुना बढ़ा दिया। इस फिल्म में संजय दत्त ने जो अभिनय किया उसके लिए उन्हें पहली फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद 2006 में आई उनकी फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस ने तो सफलता के झंडे गाड़ दिए, बल्कि इस फिल्म के लिए संजय दत्त को बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। इसके अलावा भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके बाद आई मुन्ना भाई एमबीबीएस के पार्ट 2 में भी उन्होंने काम किया। आज भी संजय दत्त की फैन फॉलोइंग करोड़ों में है और वो फिल्मी दुनिया में एक्टिव रहकर अच्छा काम कर रहे हैं। वो अच्छी फिल्मों का चुनाव करके दर्शकों को एंटरटेन करके अपनी परंपरा का पालन कर रहे हैं। हालांकि फिल्मों से अलग हटकर भी उन्होंने कई काम किए। उनका जीवन मुश्किलों से घिरा रहा। आइए जानते हैं संजय दत्त की जिंदगी के कुछ ऐसे फैक्ट्स जिसने उन्हें लोगों के बीच विवादित बनाए रखा, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे। अगर आप सलमान खान के शो बिग बॉस के फैन हैं और उसे लगातार देखते हैं तो डेफिनेटली आप जानते होंगे संजय दत्त ने बिग बॉस सीजन 5 में सलमान खान के साथ काम किया और इस शो को होस्ट भी किया। 2 अक्टूबर 2011 से 7 जनवरी 2012 तक ये शो कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट हुआ। इसके बाद संजय दत्त ने बताया कि सलमान खान के शो को मेजबानी करने के लिए उन्हें अप्रोच किया गया था। इसके अलावा संजय दत्त और आईपीएल की टीम के मालिक शिल्पा शेट्टी का हस्बैंड राज कुंद्रा के साथ उन्होंने 16 जनवरी 2012 को भारत की फर्स्ट यूनाइटेड कपल आर्टिस्टिक सुपर फाइट लीग की स्थापना भी की। साल 1993 में मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवाई और सैकड़ों लोग घायल भी हुए। पुलिस ने जब इस मामले में अपनी जांच शुरू की तो उसकी जांच के दायरे में संजय दत्त भी आ गए। उनके ऊपर विस्फोटों में शामिल होने का आरोप लगा और उन्हें टाडा के नियमों के अकॉर्डिंग अरेस्ट भी किया गया। आगे चलकर अक्टूबर 1995 में उन्हें जमानत मिली, लेकिन इसी साल दिसंबर में उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और फिर साल 1997 में उनको एक बार फिर जमानत मिली और वो बाहर आ गए। यदि हमले के बाद के समय की बात करें तो जांच एजेंसियां अपना काम कर रही थी। जो लोग जांच एजेंसियों के दायरे में आ रहे थे उनसे पूछताछ हो रही थी। मामले में नए नए खुलासे हो रहे थे और इन्हीं मामलों में कुछ ऐसे खुलासे भी हुए कि मामले की जांच करने वाले मुंबई पुलिस डीसीपी राकेश मारिया भी सन्न रह गए। उन्हें इस मामले में बॉलीवुड सेलिब्रिटी संजय दत्त का नाम का पता चला और हिंदुस्तान के बाहर मॉरिशस में संजय दत्त अपनी फिल्म आदेश की शूटिंग कर रहे थे। 19 अप्रैल 1993 को वो जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरे, पुलिस ने अपने अंदाज में ही उनका स्वागत किया और फिर उसे पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। राकेश मारिया के सामने पेश किया गया। जब संजय दत्त डरे हुए हाथ जोड़कर बोले कि सर मुझे कुछ नहीं मालूम, इतना कहते ही संजय दत्त के गाल पर जोर का तमाचा पड़ा। 12 मार्च साल 1993 के सीरियल ब्लास्ट को 15 मार्च के बाद से डीसीपी राकेश मारिया लीड कर रहे थे। उनके साथ लगभग 200 पुलिस ऑफिसर्स की टीम
देश के 21 अलग अलग जगहों पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इसके बाद ये पूरी टीम लगभग 189 लोगों को अरेस्ट कर पूछताछ करने के बाद इस सीरियल ब्लास्ट की तस्वीर सामने आती है। ये पता चलता है कि दाऊद इब्राहिम इन हमलों का मास्टरमाइंड है। इसके अलावा अंडरवर्ल्ड के लोगों ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर इस ब्लास्ट को करवाया है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे भी गए। इन हमलों को फाइनली अंजाम देने के लिए आतंकवादियों ने रेडिकलाइज्ड एलिमेंट के साथ साथ मुंबई के गरीब और मजदूर लोगों को भी इस्तेमाल किया। इसके अलावा कुछ सफेद पोश लोग भी इन हमलों में शामिल थे। कुछ व्यापारी, कुछ बॉलीवुड प्रोड्यूसर और सेलिब्रिटी के नाम सामने आ रहे थे, लेकिन इनमें से 2 लोग ऐसे थे जो ब्लास्ट यूज हुए एक्सप्लोजिव के ट्रांसफॉर्मेशन में संजय दत्त के शामिल होने की बात कर रहे थे। दरअसल डीसीपी राकेश मारिया गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को एक एक करके लॉकअप में डाल रहे थे। उस समय एक कांस्टेबल इनके पास आकर बोला कि आपको समीर और हनीफ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। दोस्तों, डेफिनेटली हम उस इन्फॉर्मेशन को आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। हनीफ कड़ावाला और समीर हिंगोरा डी कंपनी के लिए काम करते थे। ये दोनों बहुत ही खतरनाक अपराधी थे। समीर मैकडम वीडियो नाम की एक कंपनी ऑपरेट करता था। इसके साथ ही मुंबई फिल्मी दुनिया के IMPPA का प्रेसिडेंट भी था। वहीं हनीफ कड़ावाला बैंड्रा के तबा रेस्टोरेंट्स का ओनर था। मुंबई ब्लास्ट के मामले में एक अहम कड़ी बाबा मूसा चौहान पुलिस के कब्जे में था और उसने ये जानकारी दी कि हनीफ कड़ावाला और समीर हिंगोरा ने वेपन्स के उस कंसाइनमेंट को ठिकाने तक पहुंचने में मदद की जो दुबई से दाऊद इब्राहिम ने भेजा। 3 दिन पहले ही उन्हें माहिम पुलिस ने गिरफ्तार किया। फिलहाल उन्हें माहिम पुलिस स्टेशन में रखा गया। राकेश मारिया ने उन्हें मुंबई क्राइम ब्रांच बुला लिया और कड़ी पूछताछ की। इन दोनों ने इंफॉर्मेशन दी कि मुंबई सीरियल ब्लास्ट में जो एक्सप्लोसिव ट्रांसपोर्ट हुआ था उसके ट्रांसपोर्टेशन में संजय दत्त भी शामिल था। इन दोनों ने जो बताया उसके मुताबिक बाबा मूसा चौहान हथियारों से भरी एक गाड़ी लेकर आया था, जिसे समीर हिंगोरा ड्राइव करता हुआ संजय दत्त के बंगले तक ले गया। हथियारों का पूरा कंसाइनमेंट संजय दत्त के बंगले में रखा गया। इसके कुछ दिन बाद हनीफ कड़ावाला मारुति वैन लेकर संजय दत्त के बंगले पर गया। उसने उन हथियारों के कंसाइनमेंट को अपने कब्जे में ले लिया। कंसाइनमेंट के हथियारों में से कुछ हथियार संजय दत्त ने अपने पास भी रख लिए। इसके कई दिनों बाद हनीफ कड़ावाला मारुति वैन में तमाम हथियार लेकर चला गया। अब सवाल ये उठता है कि इसके बाद ये हथियार कहाँ गए। इस कड़ी को जोड़ने के लिए राकेश मारिया ने एक बार फिर बाबा मूसा चौहान को पूछताछ के लिए बुलाया। तब बाबा मूसा चौहान ने बताया कि संजय दत्त के घर से ये हथियार मंजूर अहमद के घर पर पहुंचे थे। इसके बाद पुलिस मंजूर अहमद को उठाती है और उससे पूछताछ करती है। तब वो बताता है कि उसके घर से वो हथियार बैंड्रा की रहने वाली जेबोनिस्सा नाम की एक महिला के घर रखे गए। लेकिन वो महिला जब पुलिस के सामने आई तो रोने लगी। उसकी हालत और गरीबी देखकर पुलिस को लगा कि शायद इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पुलिस उसे छोड़कर चली गई। दोबारा मंजूर अहमद से पूछताछ की गई तो उसने बार बार जेबोनिस्सा का ही नाम लिया। इस बार मंजूर अहमद ने जो बताया उसके मुताबिक संजय दत्त के घर से हथियारों का कंसाइनमेंट लेकर जेबोनिस्सा के घर तक पहुंचने वाला व्यक्ति अबू सलेम था, जो दाऊद इब्राहिम का खास आदमी हुआ करता था। इसके बाद पुलिस एक बार फिर जेबोनिस्सा के पास पहुंची और उससे कड़ी पूछताछ करी। तब उसने बकरी की तरह मिमियाना शुरू कर दिया। उसने इस मामले की सारी सच्चाई बताते हुए अबू सलेम का घर का पता भी बता दिया। लेकिन इसके साथ ही उसने एक और बात बताई जिसकी वजह से पुलिस के माथे की शिकन बढ़ गई। उसने बताया कि अबू सलेम तो देश छोड़कर जा चुका है। दरअसल पुलिस जब पहली बार जेबोनिस्सा के घर पहुंची थी उसके बाद जेबोनिस्सा ने इस पूछताछ के बारे में अबू सलेम को बता दिया और वो अलर्ट हो गया और वो मुंबई से चला गया। इस मामले में पुलिस को अबू सलेम की सख्त जरूरत थी क्योंकि आगे की इंफॉर्मेशन वही दे सकता था। लेकिन वो तो विदेश जा चुका था और दुबई में बैठकर वहां से एक्सटॉर्शन के क्राइम को अंजाम दे रहा था। वो बॉलीवुड सेलिब्रिटी और दूसरे लोगों को धमकी देकर उनसे पैसे बटोर रहा था। पुलिस ने इस मामले में जब अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करी तो उसके सामने इस पूरे घटना की जो स्टोरी सामने आई वो कुछ इस प्रकार थी। दाऊद इब्राहिम के भाई अनीश इब्राहिम ने हथियारों की कंसाइनमेंट भिजवाई थी। बाबा मूसा चौहान ने इन कंसाइनमेंट को गुजरात से मुंबई लाने के लिए अबू सलेम को जिम्मा दिया। अबू सलेम जब इस कंसाइनमेंट को लेकर पहुंचा तो सबसे बड़ा सवाल था कि इस कंसाइनमेंट को कुछ समय के लिए कहां रखा जाए। ऐसी जगह चाहिए थी
जो सिक्योर और डाउट प्रूफ हो। तब अनीश इब्राहिम ने संजय दत्त को फोन किया और संजय दत्त ने इस कंसाइनमेंट को अपने घर में रखने की परमिशन दे दी। 16 जनवरी 1993 को समीर हिंगोरा और हनीफ कड़ावाला मारुति वैन में हथियारों को लेकर संजय दत्त के घर पहुंचे तो संजय दत्त ने वेपन के कंसाइनमेंट को अपने गैराज में रखवा दिया। संजय दत्त ने अपने लिए इस कंसाइनमेंट में से एक 9mm पिस्टल, 25 हैंड ग्रेनेड्स के अलावा कारतूस और 3 AK-56 राइफल भी रख ली। लेकिन जैसे ही कुछ समय बाद संजय दत्त को डर लगने लगा तो उसने अनीस इब्राहिम को फोन किया और हथियारों के कंसाइनमेंट को उठा लेने के लिए कहा। तब अबू सलेम, हनीफ और समीर तीनों ही संजय दत्त के घर से हथियारों का कंसाइनमेंट उठा लेते हैं। संजय दत्त ने एक AK-56 राइफल और एक 9mm पिस्टल अपने पास रख ली। संजय का इन्वॉल्वमेंट बस इतना ही था। कांग्रेस नेता सुनील दत्त इस मामले को लेकर राजनेताओं से मिल रहे थे। मुंबई के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर शरद पवार से वो मिल चुके थे। शिवसेना नेता बाला साहब ठाकरे से भी मिल चुके थे। इसीलिए पुलिस ऑफिसर नहीं चाहते थे कि संजय दत्त की अरेस्टिंग को कोई पॉलिटिकल डायरेक्शन मिले। इसीलिए उन्होंने सोचा कि इस पूरे मामले को अभी ठंडे बस्ती में रखा जाए। जब संजय दत्त शूटिंग से आ जाएंगे उसके बाद ही उनकी अरेस्टिंग होगी। लेकिन द डेली नाम न्यूज़पेपर में जर्नलिस्ट बलजीत परमार की एक न्यूज पब्लिश की हुई जिसमें संजय दत्त के घर से AK-56 के बरामद होने की इंफॉर्मेशन थी। इससे डीसीपी संजय मारिया के होश ही उड़ गए। फाइनली शूटिंग से भारत आने के बाद संजय दत्त को अरेस्ट कर लिया गया। दोस्तों, आपको इस मामले में संजय दत्त के इन्वॉल्वमेंट को लेकर क्या कहना है ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अब बात करते हैं दोस्तों बाबा की लव लाइफ के बारे में। तो बता दें कि उनकी 3 शादियां हुई थी, लेकिन इन 3 शादियों के अलावा बाबा का दिल कई और हसीनाओं पर आया। उनकी 3 शादियों के बारे में तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, तो चलिए बात करते हैं बाबा की हसीनाओं के बारे में। संजय दत्त जब अपनी पहली फिल्म रॉकी की शूटिंग कर रहे थे उस समय उनकी हीरोइन टीना मुनीम हुआ करती थी। दोनों के बीच रोमांस की खिचड़ी पकने लगी और वो कुछ समय तक पकती ही रही। लेकिन संजय दत्त की नशे की आदत के कारण दोनों के बीच दूरियां पैदा हुई और फाइनली दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद संजय दत्त की जिंदगी में आई रेखा, जो कभी अमिताभ बच्चन की महबूबा रह चुकी थी। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान संजय और रेखा एक दूसरे के करीब आ गए। फिर फिल्मी दुनिया में दोनों के अफेयर की खबरें उड़ने लगी। इतना ही नहीं, दोनों ने सीक्रेट शादी भी कर ली। ये बात भी सामने आई। आगे चलकर ये बातें सभी गलत साबित हुई। साल 1991 में संजय दत्त और माधुरी एक फिल्म के दौरान साथ थे। फिल्म थी साजन और वहीं से इनका रिलेशन काफी सुर्खियों में रहा। फिर मुंबई ब्लास्ट में जब संजय दत्त का नाम आया तो माधुरी ने संजय दत्त से किनारा कर लिया। इसके अलावा लीजा रे से भी संजय दत्त का नाम जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद।